दोस्तों, आज मैं ऐसी मूवी का कहानी बताने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद शायद आप मार्केट से फ्रूट्स, वेजिटेबल, दूध, दही और तो और बाहर का किसी भी तरह का खाना खरीदने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि इस कहानी में एक 7 साल की मासूम बच्ची की मौत इसी वजह से हुई जाती है। उसके खिलाफ जब उसके फादर अदालत पहुंचता है तो वो न्याय नहीं मांगता, बल्कि वो अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार किसी इंसान को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को ठहराता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कीटनाशक कंपनियां और देश के किसान भी उसके निशाने पर होते हैं। इसी वजह से पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वही मीडिया में उसे झूठा कहने लगते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी अदालत में वो ऐसे ऐसे सबूत रखते हैं तो वहाँ पर हर किसी का सच से सामना होती है। क्या सच में एक छोटी बच्ची की मौत के पीछे इतना बड़ा साजिश छिपा था? वहीं क्या अदालत का फैसला पूरा देश के भविष्य बदल सकता था? तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मूवी की शुरुआत होती है एक हाई कोर्ट से, जहां पूरे देश की नजर एक ऐसे फैसले पर टिकी थी जो आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर चेंज हो सकता था। वहीं कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी। प्रदर्शन कर रहे लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था कि क्या इस बार सच का जीत होगा। तभी यहाँ हम योगेश पाटिल को देखते हैं, जो पिछले कई दिनों से अपनी 7 साल की बेटी के लिए न्याय का गुहार लगा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहे थे। वो लोग कभी नियमों का बहाना देता था तो कभी उन्हें थाने से धक्के मारकर बाहर निकाल देते। वहीं एक फादर के लिए उससे बड़ा अपमान शायद ही कोई दूसरा हो सकता था। वहीं पुलिस से निराश होकर योगेश वकीलों के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर सभी वकील बोलते हैं कि इस मामले में कोई भी केस ही नहीं बनता, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि उसकी बेटी की मौत ब्लड कैंसर से हुई थी। ऐसे में मर्डर का मामला बन ही नहीं सकता। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब उनकी मुलाकात होती है अर्चना नाम के वकील से। वो बाकी लोगों की तरह उस केस को पागलपन नहीं मानती। उसे लगता है कि अगर इन सब के पीछे कोई कारण है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो डिसाइड करती है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, वो यह केस लड़ेगी। अब हियरिंग के दौरान हाईकोर्ट में अर्चना ऐसी याचिका दाखिल करती है जिसे सुनकर अदालत तक हैरान रह जाती है। वो अपने याचिका में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि गवर्नमेंट की कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां और देश के किसान तक को दोषी बनाए जाते हैं। ये सुन उसके ऑपोजिट वकील उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलता है कि एक बच्चे की कैंसर से हुई मौत को हत्या कहना कानून का मजाक है। लेकिन अर्चना पूरे आत्मविश्वास से बोलती है कि यह सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि धीरे धीरे दिया गया जहर है। इसके बाद वो अदालत में बोलती है कि अगर सच सामने लाना है तो हमें यह मानना होगा कि खेती की वर्तमान तरीकों से जहरीली कीटनाशकों का इस्तेमाल लाखों लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि योगेश की बेटी की जान भी चली गई। बस यही बयान मीडिया में सुर्खियां बन जाता है। टीवी चैनल पर बहस शुरू हो जाती है और तो और किसानों संगठन में गुस्सा फैल जाता है। वहीं राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। अब देखते ही देखते ये एक परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्चना जानती है कि यहाँ पर आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे लोग इन्हें भूल जाएंगे, इसीलिए अब उसे अदालत में ऐसे सबूत पेश करने होंगे जो यह साबित कर सके कि यह सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। अब नेक्स्ट डे से इस केस की असली लड़ाई शुरू होती है। अर्चना अपना पहला गवाह एक इतिहासकार को पेश करती है। वो एक ऐसा इतिहासकार होता है जिसने वर्षों तक एनवायरनमेंट, क्रांति और कृषि व्यवस्था पर शोध किया था। वो अदालत को बताता है कि साल 1965 के आसपास देश भयंकर अन्न के संकट से गुजर रहा था। उस दौरान देश में युद्ध भी छिड़ा हुआ था। वही सूखा और भूखमरी ने देश को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज तक नहीं था। अब देश की सिचुएशन को देखते हुए ऐसे समय में हरित क्रांति शुरू हो गई। कृषि में नए बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों की दवाई का यूज किया गया, जिससे अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ गया और देश भूखमरी से बाहर निकल आया। लेकिन इसी कहानी के एक दूसरी पहलू भी था। अर्चना अदालत के सामने दलील देती है कि उस समय
यह जरूरी था, लेकिन अब जिन केमिकल को कभी उस दौरान इस्तेमाल किया जाता था वही धीरे धीरे खेती में अब इस्तेमाल होने लगे। उस केमिकल के कारण से शुरू में इनसे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन वर्षों बाद इनके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे। खेत में छिड़के जाने वाले यही रसायन अब धीरे धीरे अनाज, फूल, सब्जियों, दूध और न जाने किस किस माध्यम से इंसानों के शरीर तक पहुंचने लगे। ये सुन विपक्षी वकील तुरंत ही इससे आपत्ति जताते हैं। वो बोलता है कि अगर देश में कैंसर के लाख मरीज है तो क्या हर मौत के लिए इंसान और गवर्नमेंट को दोषी ठहराया जाएगा? यहाँ पर अर्चना शांत रहकर बोलती है कि वो सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हर बात वो सबूतों के साथ साबित भी करेगी। इसके बाद अर्चना अदालत में परी का इलाज कर रहे डॉक्टर को बुलाती है। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि मेडिकल जांच में परी के शरीर में ऐसे जहरीले केमिकल का निशान मिले थे जो आमतौर पर कीटनाशकों में पाए जाते हैं। वो ये भी बोलता है कि यह सिर्फ जहर एक दिन में शरीर में नहीं पहुँचते, वर्षों तक भोजन के जरिए हमारे बॉडी में आकर धीरे धीरे जमा हो रहे होते हैं। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तब इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है, जिनमें से कैंसर भी शामिल है। डॉक्टर की बात सुनकर अदालत के माहौल पूरी तरीके से सन्नाटा में बदल जाता है। उसके बाद अर्चना एक किसान को कटघरे में बुलाती है, क्योंकि वो सीधे सारे किसानों को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, इसलिए वो एक किसान को गवाह बनाकर बुलाती है। वहीं वो शख्स यानी कि वो किसान बहुत ही ईमानदारी से बताता है कि वो वही दवाइयों के इस्तेमाल अपने खेत में करता है जो उन्हें कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जितनी क्वांटिटी उन लोगों को बताई जाती है खेतों में डालने के लिए, उतने ही वो लोग खेतों में छिड़क देते हैं। उसे कभी ये नहीं बताया गया कि इन केमिकल से इंसानों पर क्या असर पड़ सकता है। तभी वहाँ पर अर्चना उससे एक सवाल पूछती है, जिसे सुन सभी लोग शांत हो जाते हैं। अर्चना उससे पूछती है कि क्या आप अपने परिवार के लिए उगाई जाने वाले सब्जियों में भी यही केमिकल डालते हैं? यहाँ पर वो शख्स बहुत ही ईमानदारी से बोलता है कि नहीं। वो बताता है कि हमारे घर के खाने के लिए अलग खेत है, वहाँ वो लोग गोबर की खाद, गोमूत्र, नीम, इन सब चीजों को यानी कि प्राकृतिक तरीके से खेती की जाती है, क्योंकि उसे पता है कि यह खाना उसके बच्चे और अपने परिवार के लिए है। जवाब सुन अर्चना अदालत की ओर देखकर बोलती है कि अगर किसान खुद अपने परिवार को केमिकल वाला फसल नहीं खिलाना चाहता तो इसका मतलब कहीं न कहीं इन लोगों को भी फर्क पता है। यह बात सुन पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद अर्चना एक और बड़ा मुद्दा उठाते हुए बोलती है कि पहले खेतों में केमिकल डालना मजबूरी था, क्योंकि देश को भूखमरी से बचाना था, लेकिन अभी कुछ पैसे के लालच में आकर जो दवा किसी समय इलाज थी वही आज जहर बन चुकी है और ये लोग वही डाल रहे हैं। वो कोर्ट से कहती है कि अब समय आ गया है जब देश को सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि सेफ फूड की भी जरूरत है। इसलिए हमारे देशवासियों को केमिकल वाली खेती से आगे बढ़कर जैविक खेती की तरफ कदम उठाना होगा। वहीं ये जान कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों में टेंशन बढ़ने लगती है। ये सारे बिजनेसमैन डर जाते हैं कि अगर अदालत ने इस मामला को गंभीर से ले लिया तो उनका करोड़ों का कारोबार बंद पड़ सकता है। ये सारे सरकार और अपने पावर के जरिए इस केस को किसी भी तरह से खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब यह मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता। यह मामला अब सारे टीवी चैनलों पर लगातार बहस चलने लगती है। वहीं ये जान कोई अर्चना को देश के बड़े दुश्मन कह रहा होता है तो कोई उसे सच बोलने वाली एक बहादुर शेरनी वकील बोल रहे थे। यहाँ पर देश के लोग दो हिस्से में बढ़ चुका था। वहीं अब तक अदालत में सिर्फ सबूत और तर्कों से बात हो रही थी, लेकिन अब अर्चना उस इंसान की कहानी सामने लाती है जिसकी जिंदगी ने इस हादसे से पूरी तरीके से बदल दी थी। कोर्ट में पहली बार वो योगेश पाटिल के लाइफ के बारे में बोलते हैं और हमें मालूम चलता है कि योगेश कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक इंडियन सोल्जर का एक बहादुर मेजर रह चुके हैं। उन्होंने कई आतंकवादी विरोधी अभियान में हिस्सा भी लिया और अपने साहस के लिए उसे शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया था। देश की सीमाओं की रक्षा करना ही उनकी जिंदगी का बहुत ही बड़ा मकसद थी। लेकिन एक दिन उसी बीच उनकी 7 साल की बेटी परी अक्सर बीमार रहने लगी थी। पहले फैमिली वालों को लगा था कि एक सामान्य से बुखार है, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि परी को ब्लड कैंसर है। यह सुनते ही योगेश और उसकी फैमिली की जिंदगी जैसे रुक गया हो। उस दिन से उनका एक ही एम होता है कि किसी भी तरह से अपनी बेटी को बचाए।
वहीं यहाँ पर अब परी का इलाज शुरू हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल के चक्कर, महंगे दवाइयाँ और लगातार महंगे टेस्ट के साथ साथ दर्दनाक केमियोथेरेपी कंटिन्यू चलने लगे थे। वहीं छोटी सी परी हर दर्द को मुस्कुराकर सहन कर रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहे थे। वहीं कुछ समय के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि अब सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इस बीमारी का आखिरी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए लगभग 80 लाख का खर्चा होगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर भी योगेश हार नहीं मानता। वो अपना घर, जमीन सब कुछ बेच देता है, साथ ही वो अपनी सारी जमा पूंजी भी बेटी के इलाज में लगा देते हैं। वहीं लिए जब वो सारे अमाउंट कम पड़ जाता है, तब वो अपनी सबसे बड़ी आइडेंटिटी छोड़ने का डिसाइड करता है। वो सेना की नौकरी में इस्तीफा दे देता है। वहीं उनके सीनियर्स उन्हें समझाते हैं कि एक सैनिक के लिए देश सबसे पहले होता है, लेकिन योगेश अपनी नम आंखों से सिर्फ इतना ही बोलता है कि इस समय उनकी छोटी सी बेटी को अपने पिता की जरूरत है। हालांकि यह डिसीजन उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी एक पिता होने के नाते उस वक्त उन्हें वही सही लगा। वहीं परी का इलाज जारी रहता है। वहीं कुछ समय के बाद परी ऐसा लगता है कि उसकी हालत सुधर रही है। यह देखकर उसके पूरे फैमिली खुश हो जाते हैं कि अब परी ठीक हो जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वहीं उधर दूसरी तरफ अर्चना और पुलिस अधिकारी विजय राठौड़ पूरे देश में सबूत इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। उनकी जांच उन्हें पंजाब के उन इलाकों तक ले जाती है जहां कैंसर की मरीजों की संख्या बहुत ही ज्यादा होते हैं। वहां वो ऐसे परिवारों से मिलते हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि अपनी कई प्रियजनों को कैंसर से खो दिया था। किसी ने अपने पेरेंट्स खो दिए थे, तो किसी ने बच्चे, और किसी ने तो अपने जीवन साथी ही खो दिए थे। वहां पर उन्हें गांव वाले बोलते हैं कि बरसों से खेतों में भारी मात्रा में केमिकल्स के यूज हो रहे हैं। वहीं केमिकल्स धीरे धीरे पानी, मिट्टी, अनाज और दूध के जरिए लोगों के शरीर तक पहुंच गया। देखते ही देखते मरीज की इतनी संख्या बढ़ गया कि इस इलाके से इलाज के लिए चलने वाली ट्रेन को वो लोग कैंसर ट्रेन कहने लगे। यहाँ पर अर्चना समझ जाती है कि यह सिर्फ एक परिवार की प्रॉब्लम नहीं है, यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाखों लोगों की लाइफ को बर्बाद कर रही है। अब यहीं से केस पूरी तरीके से बदल जाते हैं। अब यह सिर्फ परी की मौत की मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरी देश की खाद्य सुरक्षा और लोगों की हेल्थ के सवाल बन जाता है। वहीं हॉस्पिटल में इधर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि परी का हालत में सुधार हो रहा है। परी के पेरेंट्स ये देख बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अब उनकी बेटी पहले जैसी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी तबीयत अचानक से फिर से बिगड़ने लगती है। चेक करने पर डॉक्टर बताते हैं कि उसे तुरंत ही बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना होगा, क्योंकि इलाज वहां पर कम आएगा। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचते हैं, तब योगेश देखता है कि वहां पर मरीजों की संख्या इतना था कि हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देता था। योगेश अपनी बेटी को लेकर घंटों तक डॉक्टर और नर्सों का इंतजार करता रहा। उसे वहां पर कोई भी बेड नहीं मिलता। कभी स्टाफ किसी दूसरे मरीजों में व्यस्त होता। वो बार बार वहां पर हेल्प की राह देख रहा था, लेकिन वहां पर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं था। अब फाइनली उसका इलाज शुरू हो जाता है, मगर परी की हालत लगातार बिगड़ने लगता है। वहां पर उस रात योगेश अपनी बेटी के पास पूरी रात बैठता है। वहीं परी दर्द में भी अपने फादर के हाथ पकड़ के रहती है। लेकिन दोस्तों, सुबह होने से पहले ही परी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देती है। उस पल योगेश पूरी तरह से टूट जाता है। एक बहादुर सोल्जर जिसने कभी दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी, वो अपनी बेटी के खोने के बाद अंदर से टूट जाता है। तभी वो एक ऐसा फैसला करता है कि उसकी बेटी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो किसी और पिता को यह दर्द नहीं सहना पड़े, इसीलिए वो न्याय लड़ना शुरू कर देता है। अब प्रेजेंट में अदालत अपनी जजमेंट सुनाने वाला था। वहीं जांच कर रहे इंस्पेक्टर विजय राठौड़ भी अपनी रिपोर्ट भी पेश कर देते हैं। यहाँ पर कोर्ट बताते हैं कि जांच में यह सब सामने आया है कि समस्या किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। केमिकल वाली खेती, जहरीले कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, उनकी निगरानी में लापरवाही और लोगों में जागरूकता की कमी, इन सब ने मिलकर हालात को बहुत ही गंभीर बना दिया है। तभी विपक्षी वकील अपनी आखिरी दलील पेश करता है। वो बोलता है कि अगर कीटनाशकों से उगाया गया खाना ही मौत की वजह है, वही खाना अपने बच्चे को खिलाने वाले पेरेंट्स भी दोषी मानना चाहिए। ये सुन अर्चना बोलती है कि योगेश सिर्फ उसका मुवक्किल नहीं बल्कि उसका पति है।
अब यहाँ पर समझ जाते हैं कि यह मुकदमा किसी पॉपुलैरिटी या पैसे के लिए नहीं बल्कि एक माँ और एक फादर के टूट चुकी लाइफ की लड़ाई लड़ रही है। इसके बाद योगेश खुद अदालत में खड़ा होता है और वो सबसे पहले किसानों से माफी मांगता है। वो साफ साफ बोलता है कि किसान उसके दुश्मन नहीं है, उन्हें जो बताया गया उन्होंने वही किया। उनकी असली लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने मुनाफे के लिए ऐसे कीटनाशकों को बढ़ावा दिया जिनके साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। योगेश अपनी बेटी के साथ बिताए हुए आखिरी पल को याद करता है और वो भावुक होते हुए बोलते हैं कि परी ने मरने से पहले कहा था कि अगर वो ठीक हो गई तो वो चाहती है कि बाकी बच्चे भी कभी इस दर्द से ना गुजरे। वहीं ये बात उसके लिए इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत बन गई। योगेश अदालत से कहता है कि वो बदला नहीं चाहता, वो सिर्फ इतना चाहता है कि भविष्य में किसी भी परिवार को अपनी संतान इस तरह से खोनी न पड़े। वहीं उसकी बातें सुनकर अदालत के सभी लोग भावुक हो जाते हैं। अब कोर्ट को अपनी जजमेंट सुनाने का टाइम आता है। वहां पर जज साहब बोलते हैं कि इस मुकदमे ने देश के सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या रखी है। अदालत मानती है कि सुरक्षित भोजन और लोगों के स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिक होना चाहिए। अदालत सरकार को निर्देश देता है कि जहरीली कीटनाशकों की चेक किया जाए, खतरनाक रसायनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और किसानों को जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। साथ ही अदालत ये भी बोलता है कि देश को ऐसे सैनिक पर गर्व होना चाहिए जिन्होंने देश के सीमा पर भी सेवा किया और समाज के लिए भी हक की आवाज उठाई। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है और साथ ही साथ एक संदेश भी देता है कि देश की तरक्की सिर्फ ज्यादा उत्पादन फसल से नहीं बल्कि स्वस्थ नागरिक से होती है। विकास तभी सार्थक होगा जब उसके साथ इंसानों की लाइफ और आने वाली पीढ़ी निरोगी रहे। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही नई नई मूवी का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।